तो एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो ये 20वां क्लास है और इससे पहले जो है 20 यानी 19 क्लास पूरा हो चुका है और उसमें जो है लुसेंट के माध्यम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन ज्योग्राफी जो पूरी तरीके से ख़त्म करा दिया गया है। और उसके बाद जो है वो करंट अफेयर भी जो है मतलब करंट अफेयर का एक सीरीज़ जो है वो जनवरी ख़त्म हो गया। अब जनवरी के साथ साथ जो है वो अब फरवरी में प्रवेश कर चुके हैं। वो करंट अफेयर भी साथ साथ जो है हर महीने का जो वन लाइनर होता है स्पीडी बुक का उसको साथ साथ कराया जा रहा है। और आज से जो है मतलब आपको 10 तारीख से जो है 10 या 11 तारीख के बाद से जो आपको फिर से इसका रिवीजन कराने देखने को मिलेगा। और उसके बीच में यानी 6 से लेकर 10 11 तारीख यानी 5 दिन जो है आपको दोस्तों इसमें SCRT जो कि क्लास 8 का जो है आज SCRT लिया गया है, जिसमें SCRT का 4 चैप्टर जो है वो कराया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, SCRT क्लास 8 का जो है वो 4 चैप्टर जो है वो कराया जाएगा, जो कि आपको इतिहास का होने वाला है। जिनका इतिहास सब्जेक्ट होगा उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है, जो कि SCRT जो कि एक नोट्स के माध्यम से कराया जाएगा। और जिनके लिए जो इतिहास के साथ साथ जो जिनको 1 to 5 यानी PRT के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और उसके साथ साथ जो है दृष्टि बुक का जो है वो पहला चैप्टर जो कि फिजिक्स का हो जाएगा उसको स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब इसमें जो है आज की वीडियो में जो है हर एक क्षेत्र को देखते हुए जो कवर किया गया है और बाकी जिनका सब्जेक्ट मैच नहीं करता है उनके लिए 40 नंबर तो है ही। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारा होमवर्क जो कम्बिनेशन किया गया था और इसके बाद से जो है इसको रिवीजन जो है जो कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है वो 2 बार रिवीजन कराने का संकल्प किया गया है, वो 2 बार रिवीजन भी आपको देखने को मिलने वाला है। और लास्ट में एक मैराथन वीडियो भी जो है जो कि एग्जाम से 2 दिन पहले जो है आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि SCRT का फैक्ट और बाकी अदर बुक का फैक्ट जो है इसमें डेट और कुछ स्थानों में जो थोड़ा परिवर्तन रहता है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो है वो NCERT और SCRT को ही स्तंभ मान के जो आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा और इसमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं अपने पास, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका सदस्य बन जाइए। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है आपको जो होमवर्क जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिस होमवर्क को आप पढ़ के आइएगा और उसके बाद क्यों सुनिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का। आज इसमें 4 अध्याय जो कराया जाएगा, इसमें पहला स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कब, कहाँ और कैसे जो कि दिया गया होगा, इसको स्टार्ट करने बताइएगा कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत जो है सबसे पहले किस देश में हुई थी? ये आपको यूरोप में हुआ था, इसका जो है ना यूरोप में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा स्पेन के प्रसिद्ध नागरिक जो थे ये कोलंबस, ये किसकी खोज किए थे? ये अमेरिका की खोज किए थे। कब खोज किए थे? 1492 में अमेरिका की खोज किए थे। और अमेरिका की खोज करने वाले कौन हो जाएंगे? कोलंबो के। और कोलंबो जो थे ये कहाँ के थे? स्पेन की हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा कि पुर्तगाल के निवासी थे जो कि भारत की खोज किए थे, उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा थे। और ये भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। और किस मार्ग से आए थे? ये समुद्री मार्ग से जो ये हो के उसमें आए थे। आगे बताइएगा उसके बाद जो है उसके बाद आधुनिक शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है ना ये आपको आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। उस काल का ईस्वी बताइएगा कब होगा था? 1750। 18वीं शताब्दी के बाद जो हो जाएगा इसका ईस्वी 1750 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 19वीं शताब्दी के आखिर में हर साल जो है 10 वर्ष की जनगणना स्टार्ट हुई थी। और ये कब से स्टार्ट हुई थी? 1881 में। बताया भी थे आपको, इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट था 1881 में। और किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के काल में 10 की आधारित जनगणना जो है वो 1881 में स्टार्ट हुई थी। और इससे जनगणना की बात कीजिएगा सबसे पहले 1872 में स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट किसके काल में हुआ था? ये लॉर्ड मेयो के काल में इसको स्टार्ट किया गया था पहली बार 1872 में। और उसके बाद हर वर्ष जो 10 वर्ष का स्टार्ट किया गया था 1881 से स्टार्ट हुआ था और वो रिपन के काल में स्टार्ट हुआ था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कैमरे का इस्तेमाल जो है किस साल में किस शासन के दौरान में स्टार्ट हुआ था? ये आपको कहा गया था ये मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। और इनका फोटो खींचा गया था ये 1850 में। यानी 1850 में कैमरा सबसे अंतिम फोटो जो खींचा गया था उससे खींचा गया था बहादुर शाह जफर का। और ये किस काल से संबंधित है? ये मुगल काल से। और ये ना बहादुर शाह जफर जो है आपको कहाँ से लड़े थे 1857 क्रांति में? ये दिल्ली से लड़े थे, ठीक है ना। और इसी को मृत्यु में इसको कहाँ भेज दिया गया था मरने के लिए? रंगून भेज दिया गया था, जो कि रंगून कहाँ पड़ता है? अभी म्यांमार में पड़ता है। 1857 क्रांति में जो है हाँ जी 1857 क्रांति के इसको रंगून भेज दिया गया था। और ये लड़े थे आपको दिल्ली से लड़े थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत जो है भारत इसके पड़ोसी देश कितने हो जाएंगे? 7 को पड़ोसी देश हो जाएंगे। इसमें सुन लीजिएगा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। चीन छूट गया, चीन भी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जो 1912 में बिहार किससे अलग हुआ था? बंगाल। ये बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। ये आपको जो किया गया था, इसमें वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए ये आपको क्वेश्चन यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन नोट्स में, लेकिन उससे जितना भी फैक्ट बनने वाला है आपको उस फैक्ट से जो रूबरू पहले कराया जा चुका है उसको फिर से रिवीजन कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आपको बताया था 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दिल्ली दरबार जो अब तक कितना बार लग चुका है? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1877, 1903 और 1911 में लगा है। ठीक है ना। 1877 में उस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड रिपन। 1877 में रिपन हो जाएंगे। 1903 में कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। और 1911 में कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है ना। और 1911 में जो लास्ट 1877 में वो होगा लिट्टन हो जाएंगे, वही रहे थे। उसके बाद ये जो आपको 1911 में जो वायसराय आए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए थे, इसी के काल में तीनों काम किया गया था। और कौन कौन काम हुआ था? पहला तो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। उसके बाद क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और तीसरा काम क्या किया गया था? राजधानी कलकत्ता से हटा के नई दिल्ली किया गया था। 1911 में घोषणा हो गया था, और 1912 में इसको जो है वो चंद्रा बाबू 1912 में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ठीक ना। और आपको इसमें क्वेश्चन ये दिए हुए हैं कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? 1936 में अलग किया गया था। और आपको ये बताया था कि पहले बिहार का जो विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया गया था, उसमें बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन आ जाएंगे? पश्चिमी बंगाल में आपको बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद झारखंड, जो तीनों ऐड हो जाएगा उस समय वो हो जाएगा। और पूर्वी बंगाल में हो जाएगा आपको, जो कि पहले बांग्लादेश बन गया है, पूर्वी बंगाल और असम, जो ये 2 राज्य उसमें पड़ता था पहले। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बिहार से जो है झारखंड कब अलग हो गया था? ये आपको 15 नवंबर 2000 को बिहार से 2001 ने 2000 में अलग हो गया था। देखिए 2000 में 3 गो राज्य जो है ना अलग हुआ था, इसको याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ जो है बिहार से अलग हो गया था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड जो अलग हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था वो झारखंड अलग हुआ था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। यानी अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 में। देखिए ये SCRT का क्वेश्चन है, इसमें सारा चीज़ जो दिए हुए है वो आप अंदर के फैक्ट से दिया गया है। अब इससे अंदर BPSC क्वेश्चन जो वो पूछने वाला नहीं है, क्योंकि क्लास 8 का SCRT है, और क्लास 8 के SCRT का प्रथम चैप्टर है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा हमेशा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति में 3 गो नारा दिया गया था, उस नारा का नाम बताइएगा। ये हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसी को उठा के भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है वो ऐड किया गया था। और इसमें एक बार ही संशोधन हुआ। अब तक भारत के प्रस्तावना में कितना बार ऐड हो चुका है? एक बार ही जो संशोधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। देखिए आप लोग का जिनमें हिस्ट्री होगा ना, उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और जिनका हिस्ट्री नहीं है वो 40 नंबर के लिए, और जिनका PRT है यानी आपको 1 to 5 में DLED है, या फिर 6 to 8 में DLED है, उनको तो अधिक से अधिक सहयोग देने वाला है। तो ये रूसी क्रांति कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो इसके बाद अब चैप्टर 1 में ही अभी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। और नेहरू स्मारक पुस्तकालय ये कहाँ स्थित है? ये भी जो है आपको दिल्ली में स्थित है। देखिए ये सब सीधे छपने वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और नेहरू पुस्तकालय जो है, नेहरू स्मारक पुस्तकालय ये कहाँ स्थित है? ये भी आपको दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली को राजधानी दिल्ली से हटा के नई दिल्ली कब किया गया था? 1931 में। 1931 में राजधानी दिल्ली से कहाँ चला गया था? नई दिल्ली चला गया था। कोई दिक्कत? आप पे तो सर अच्छा इतना अच्छा कॉमेंट आता है ना भुट्टू बाबू पे, उनको बोला जाता है कि बीच में भुट्टू बाबू का नाम लेते रहिए, मनोरंजन का विनोद बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए गोदान, गबन और कफन इसकी रचना कौन किए थे? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है, उतना उतावला नहीं होना है। मुंशी प्रेमचंद जो है इसकी रचना किए थे। गोदान, गबन और कफन की रचना कौन किए थे? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो इसकी रचना किया गया था। अगला अब देखिए, अब जो है चैप्टर 1 जो है, जो आप 6 to 8 करते हैं, ये 8 क्लास का जो चैप्टर 1 था, जो कि कब कहाँ और किस तरह से खत्म हो गया है नोट्स के माध्यम से। अब दूसरा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। बताइएगा, जो पुर्तगाल का नाविक जो था ये वास्को डिगामा, यह जो है भारत कब आया था? 1498 में आया था। और यह जो है यूरोप से अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आया था। और यह भारत में किस तट पर पहुंचा था? तट की बात पूछ रहे हैं, वो कालीकट जगह हो जाएगा। तट की बात हो जाए, भारत में पश्चिमी तट पे पहुंचा था। ये पश्चिमी तट पे आया था, और जगह का नाम हो जाएगा जो कि बंदरगाह हो जाएगा, कालीकट बंदरगाह पे आया था। और उसका वहाँ पर स्वागत कौन किए थे? जमोरिन जो है वहाँ उसको स्वागत करने गए थे। और यह जो है भारत किस उद्देश्य से आया था?
व्यापार, गरम मसाला का व्यापार करने के उद्देश्य से जो ये भारत आया था और यहाँ आके भारत की खोज कर दिया था। उसको पहले भारत का पता था कि भारत यही है, ठीक है ना। उसका नामकरण दिया कि एक देश है जहाँ गरम मसालाओं की वो व्यापार करने यहाँ आया था, ठीक है ना। ये कौन आया था? वास्को डिब्बा वाला नहीं, वास्को डिगामा आया था 1498 में आया था। और दूसरी बार कब आया था? ये 1502 में, दूसरी बार 1502 में आया था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह जो पहली बार जो भारत आया था ना, तो गरम मसाला को यहाँ से वापस लेके गया था और वहाँ अपने गांव में, अपने गांव नहीं अपने देश में बेचा था इसको। तो 60 गुना इसको जो है मुनाफा हुआ था। किसको हुआ था? ये वास्को डी गामा को हुआ था। आगे बताइएगा, सोरा जो होता है, सोरा ये किस चीज़ के बनाने में काम आता है? ये बारूद। सोरा जो है ये आपको बारूद बनाने में काम आता है। सोरा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताइएगा साइंस वाले? ये सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये KMnO3 जो है ये सोरा का नाम हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। आगे बताइएगा कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में कब अपना कंपनी खोला था? 1600 में, जो नेट 1600 में जिसको खोला था। और ये अपना पहला कब खोला था? ये कहाँ खोला था? ये सूरत में, पहला सूरत में खोला था। उसके बाद जो है मसूलीपट्टनम में खोला था। बताइए उसके बाद बताइएगा कि इसके बाद हो जाएगा कि फ्रांसीसियों का जो प्रधान कार्यकालय बनाया गया था भारत में, यह जो है किस तट पर बनाया गया था? ये पूर्वी समुद्री तट पे, जो कि अभी कहाँ पड़ता है? पौंडुचेरी में पड़ता है। यानी आपको यही पूछ लेगा कि भारत में सबसे लास्ट में ये यहाँ से गए थे, सबसे लास्ट में ये फ्रांसीसी जो गए थे तो किस बंदरगाह को छोड़ गए थे? ये हो जाएगा पुदुचेरी से, यानी जो कि पहले उसका नाम पौंडीचेरी था, अब इस पौंडीचेरी का नाम बदल क्या कर दिया गया है? पुदुचेरी कर गया, जो कि भारत का एक यूटी भी है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुगल साम्राज्य में एक धनी और सबसे बड़ा प्रांत जो था वो कौन हो जाएगा? ये बंगाल। मुगल साम्राज्य में सबसे धनी और सबसे धनी और सबसे बड़ा प्रांत कौन हो जाएगा? बंगाल। यानी पहले बंगाल जो है, इसलिए यहाँ जो विभाजन किया गया था और सारे केंद्रों का और जितना भी हुआ था ये क्या कहते हैं आंदोलन, इस सब का केंद्र पहले बंगाल इसलिए होता था क्योंकि ये मुगल प्रांत में सबसे धनी और सबसे बड़ा प्रांत जो था वो कौन था? बंगाल नहीं हो जाएगा। आगे बताइएगा कि मुर्शीद कुली खां जो है 1740 ईस्वी में कहाँ का नवाब बन गया था? ये बंगाल का ही नवाब बना था। अब इसके बाद देखिए, ये आपको आधुनिक इतिहास शुरू से स्टार्ट हो रहा है कि पहले भारत का खोज हो गया, उसके बाद बंगाल में पहुंचे, अब उसके बाद बंगाल विभाजन होगा, उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ अग्रसर करेंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन जाएगा कि बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो थी ये 1650 में खोली गई थी। या किस नदी के किनारे पर खोले थे? ये हुबली नदी के किनारे, ठीक है, वो हुबली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे जो है वो खोले थे। वो सर वो कामा घाटा मारू का घटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसके बाद होता है 1757 की लड़ाई। और 1757 की लड़ाई जो है, इसको किस लड़ाई के नाम जानते हैं? प्लासी का लड़ाई। और ये जून 1757 में लड़ा गया था, ठीक है ना। और यह जो है आपको किसके बीच हुआ था प्लासी की लड़ाई? सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में क्या कहते हैं, बंगाल में जो है द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। और द्वैध शासन की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल के पहला गवर्नर बने थे, ठीक ना, जिनका नाम क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। और ये अंग्रेजी थे। उसके बाद जो इस युद्ध में जो हार किसकी हुई थी? ये बंगाल के जो पहले नवाब थे वो सिराजुद्दौला, उनकी हार हो गई थी। और इसमें जो है ना ये हार गए थे, तो ये किसके कारण हार गए थे? ये मीर जाफर इसको धोखा दे दिया था, इसलिए जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो वो हार गए थे। और उसको रॉबर्ट क्लाइव जो है क्या बना दिया था? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। समझ रहे हैं ना, मैंने बंगाल का नवाब जो है ये मीर जाफर को बना दिया गया था। किस लड़ाई के बाद? प्लासी की लड़ाई के बाद। और प्लासी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? अभी पश्चिम बंगाल। बंगाल में पहले पड़ता था, अब पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जून 1757 में पड़ती है। हाँ, 3 जून को हुआ था। आगे बताइएगा, प्लासी का जो है असली नाम क्या था? पलासी का असली नाम हो जाएगा फलासी हो जाएगा, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी बोल दिया था। यानी पलासी पहले उसका नाम नहीं था, उसका ओरिजिनल नाम सोचा था ना, प नहीं फ हो जाएगा, फलासी हो जाएगा, जिसको अंग्रेजों को बोलने में नहीं होता था। वो पहले टेढ़े को हम ये कर देंगे, वही वाला बात वो फलासी उसको बोलने में नहीं होता था, इसलिए वो क्या बोलते उसको पलासी बोल दिया। और वह लड़ाई लड़ा था, उसमें अंग्रेज का विजय हो गया था, इसलिए उसको जो है वो पलासी बोलने लगा। उसको फ बोलने में नहीं होता था, इसलिए वो प बोलता था। ठीक है ना। आगे बताइएगा, पलासी जो है यह किसके कारण उसका नाम पलासी पड़ा था? फूल कारण। पलास का फूल होता है ना, उसी के कारण उस जगह का नाम पड़ गया था। पलास का फूल के कारण नहीं, फूल, हाँ जी सर जी, वो वहाँ का फूल है, फूल के कारण जो है उसको नाम पड़ गया था पलासी। देखिए, जो चीज़ जहाँ चर्चित रहता है उसी के कारण वहाँ उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि पलासी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ये भागीरथी नदी के किनारे जो है वो स्थित हो जाएगा। और अंग्रेजों ने है, अंग्रेज इसमें किसको गद्दी पे बैठाया था, मीर जाफर को जो है वो गद्दी पे बैठाया था। अब देखिए बाद में क्या हुआ था, मीर जाफर को भी हटा के उसके दामाद मीर कासिम को जो है 1760 में जो है उसको गद्दी पे बैठा दिया था, ठीक है ना। यानी मीर जाफर को भी बाद में क्या कर दिया था, उससे हटा दिया था और किसको गद्दी पे बैठाया था, मीर कासिम, जो कि उसका क्या था, दामाद था। देखिए पहले हराया किसको, सिराजुद्दौला को हराया, और सिराजुद्दौला को हरा के उसका सेनापति जो था मीर जाफर, उसको गद्दी पे बैठाया। बाद में मीर जाफर को भी हटा दिया और उसके दामाद था मीर कासिम, उसको 1760 में जो है बंगाल की गद्दी, बंगाल के नवाब की गद्दी पर जो उसको बैठा दिया। जैसे ही मीर कासिम अपने गद्दी पे बैठा, चट से अपनी राजधानी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया, मुंगेर, जो कि बिहार में गन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, यहीं मुंगेर ले आया। कहाँ से ले आया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। ऑप्शन में आपको मीर जाफर भी देगा, सिराजुद्दौला भी देगा और मीर कासिम। देखिए मीर जाफर और मीर कासिम दोनों नाम सुनने में एक लगता है, लेकिन आपको पहले याद रखना है कि पहले मीर कासिम, पहले मीर को आता है तो ना जो आता है, अरे ओ में पहले को आता है ना तो ना जो आता है, इसलिए याद रखिए पहले मीर कासिम, उसके बाद मीर जाफर, और मीर जाफिर नहीं जाफर, और मीर जाफर जो है किसका दामाद हो जाएगा, मीर कासिम का दामाद हो जाएगा। कोई दिक्कत, मीर कासिम है जाफर, मीर कासिम हो जाएगा, मीर जाफर का दामाद हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी अपने घर उड़ा गए। अब देखिएगा उसके बाद बताइएगा, मीर कासिम को दामाद, मीर कासिम दामाद था उसका। अब बताइएगा उसके बाद जो है, देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यानी प्लास्टिक युद्ध कब हुआ, 1757 में, और उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसमें जो है ना ये अंग्रेजों और जो है ये अंग्रेज और शुजाउद्दौला शाह के बीच जो है ये समझो क्या क्या युद्ध हुआ था। इसमें जो है, इसमें भी कौन जीत गया था, अंग्रेज जीत गया था। और अंग्रेज जो इसमें जो है अपना सेनापति किसको बनाया था, हेक्टर मुनरो को। देखिए 1757 की पलासी की लड़ाई जो हुई थी उसमें अंग्रेज सेना किसको बनाया, सेनापति किसको बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया था। क्लाइव यहाँ से जीत के चला गया। अब जो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज का सेनापति कौन बन गया था, हेक्टर मुनरो बन गया था, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आपको हुआ था 1765 में इलाहाबाद की संधि। यानी आपसे ये पूछेगा कि किस युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि आई थी, तो बक्सर के युद्ध के बाद, यानी इलाहाबाद की संधि का जो है बक्सर के युद्ध के बाद आया था। और बक्सर के युद्ध में करने के लिए जो है वो कौन आए थे, हेक्टर मुनरो आए थे। और उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि आई थी 1 साल के बाद 1765 में, और ये संधि 2 बार हुई थी, 15 और 17 तारीख को हुई थी, ठीक है ना। ये भी याद रखिए 2 बार ये संधि हुई थी, 15 और 17 तारीख को हुई थी। 15-17 शायद अगस्त में है, देखना पड़ेगा इसको। आगे बताइएगा कि इसके बाद जो है इस समझौते के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। इस समझौता में क्या किया गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी किसको दे दिया गया था, ये आपको हेक्टर मुनरो, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये इसके अधिकार दे दिया गया था। इस पर किसका अधिकार हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो अधिकार हो गया था। और उसके बाद जो है मुगल शासक जो है ये शुजाउद्दौला से क्या कहते, उसके बाद सहायक संधि आया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बन गया था, हैदराबाद का शासक सिराजुद्दौला बन गया था। ये हैदराबाद इसको जो है ना, पहले इसका शासक हैदराबाद का निजाम था ना, वो इसको पहले सहायक संधि को जो है वो स्वीकार कर लिया था। और दूसरा शासक बना था अवध का नवाब। यानी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हो जाएगा पहला हैदराबाद का निजाम, और दूसरा हो जाएगा अवध का नवाब। हैदराबाद का निजाम और अवध का नवाब, अवध का नवाब हो गया दूसरे नंबर पे, और पहला हो जाएगा हैदराबाद का निजाम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है, इसके बाद बताइएगा कि दक्षिण भारत का मैसूर कहाँ पड़ता है, वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। उस समय जो है ना, उस समय से जो है कॉफ़ी उत्पादन में वो जो है बहुत ही ताकतवर और समृद्ध जो है वो देश कहते हैं, राज था। और इसी कारण जो है यहाँ 1761 से लेकर 82 तक हैदर अली आए थे, और उसके पुत्र का नाम होगा टीपू सुल्तान, जो कि सफलतापूर्वक शासन किए थे। यानी कर्नाटक जो कि मैसूर पड़ता है, पहले मैसूर अभी मैसूर है, यानी मैसूर का शासक बन के उभरे थे, वो कौन उभरे थे, हैदर अली। और हैदर अली कब से कब तक रहे थे, 1761 से लेकर 1782 तक। और हैदर अली के पुत्र का नाम हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएंगे, जो कि 1782 से लेकर 1799 तक रहे थे। और इनका जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह जो मृत्यु भी थी, यह जो शासन जो किए थे वो कहाँ किए थे, मैसूर पर। यानी मैसूर पर शासन करने वाले कौन जाएंगे, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान।
ठीक है ना। और हैदर अली की टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी यह किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बताइएगा कि मालाबार तट जो कहाँ स्थित है अभी? केरल में। देखिए आपको बताए भी थे कि मालाबार तट, देखिए गुजरात से लेके आपको जो गोवा तक जो है वो आपको कहलाता है कोंकण तट। गुजरात से लेके गोवा तक कहलाता है कोंकण तट, और गोवा से लेके जो आपको क्या कहते हैं, ये गोवा से लेके जो नीचे का कर्नाटक है ना, गोवा से कर्नाटक तक हो जाएगा आपको ये क्या, गोवा से लेके और केरल तक जो है वो कहलाता है मालाबार तट। और यह इधर तमिलनाडु इधर आएगा, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश जो है वो आपको कहलाता है कोरोमंडल तट। और आपको ये हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक कहलाता है आपको उत्कल तट, क्योंकि उत्कल ही किसका नाम था पहले? उड़ीसा का नाम था, इसलिए उसका नाम रखा गया है उत्कल तट। 4 गो तट याद रखिएगा। पहला हो जाएगा गुजरात से लेके गोवा तक हो जाएगा आपको कोंकण तट, ठीक है ना। उसका गोवा से लेके केरला तक जो है हो जाएगा मालाबार तट, और इधर से तमिलनाडु से लेके आपको हो जाएगा उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक जो हो जाएगा कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश से लेके जो है उड़ीसा तक चलेगा तो कौन हो जाएगा? उत्कल तट हो जाएगा। ये 4 तट याद रखिएगा। उसके बाद बताइएगा कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 1760। इसमें 1760 दिए हुए, 1760 होगा। अंग्रेज की मृत्यु जो है वो 1707 में हुई थी, और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में जो है वो अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बताइएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। और यह इस युद्ध में जो है कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है इसकी समाप्ति की गई थी, और इसी दौरान जो इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान हो जाएंगे, जो कि आखिरी लड़ाई हो जाएगी अंग्रेज और मैसूर के बीच। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टीपू सुल्तान को किसका शेर कहा जाता था? मैसूर का। वो मैसूर को हो जाएंगे, इसलिए उनको शेरे मैसूर कहा जाता था। और शेरे पंजाब किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा गया है। लॉर्ड वेलेस्ली, हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा विलय नीति, ये विलय नीति लाने वाले कौन हो जाएंगे? डलहौजी जो है ये विलय नीति लाए थे। और ये आपको विलय नीति लाना एक प्रकार का बहाना था। इस नीति के अंतर्गत जो है ना, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और अगर उसका कोई पुत्र नहीं होता है तो वो अपने अंदर में वो ले लेता था। वो शासन जो है, मतलब किसी राज्य में अगर उसके राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं होता है तो वो आप उसके शासक के अंदर जो आ जाता था। यह नीति लाया था वेलेस्ली, और विलय नीति लाने का श्रेय किसे दिया गया है? वेलेस्ली को। मुंह खोल के बोलिएगा ना विपिन बाबू, तो आपको याद होने का संभावना जो अधिक हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन पूछेगा विलय नीति कौन लाया था, कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए विलय और वेलेस्ली नाम स्पष्ट है। विलय नीति कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। और विलय नीति लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अगर किसी राजा का पुत्र अगर मर गया है, पुत्र नहीं है और राजा मर गया है, तो उसको क्या करेंगे? अपने में उसको मिला लेगा। देखिए इसके तहत जो है क्वेश्चन पूछता है, और आपसे क्वेश्चन ऑप्शन देगा, आप सुन लीजिए। इससे पूछा है कि पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि विलय नीति के तहत जो है इसमें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को जो अंग्रेज राज में मिला लिया गया था। और आज का जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था कि विलय नीति के तहत जो है किस किस राज्यों को मिला लिया गया था। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था सतारा, संबलपुर और झांसी, ये दिया हुआ था। और ऑप्शन में एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि विलय नीति के तहत जो मिलाया गया था सतारा को, संबलपुर को, उदयपुर, नागपुर और झांसी को, इस 4-5 राज्यों को क्या किया गया था? मिला लिया गया था। इसलिए आप जब भी विलय नीति की बात करेगा तो ऑप्शन याद हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक जो है आप उसको मार के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा ग्रामीण जीवन और समाज। ग्रामीण जीवन और समाज हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक कृषि पर जी वो डिपेंड हो जाएंगे। आगे बताइएगा। इसके बाद जो है देखिए, जो कल आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके व्यवस्थाओं के बाद जो है क्लास 8 के जो है हिस्ट्री में दिए हुए हैं। और क्वेश्चन हो जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त, ये अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। देखिए बंदोबस्त तो हमेशा याद ही रखिए, क्योंकि आपको ये 40 नंबर को छोड़ दीजिए, 40 नंबर के साथ साथ जो है ना, ये आपको अगर जिनका SST स्पेशल है, वर्ल्ड जिनका SST 6 to 8 में स्पेशल है, उनके लिए तो छपने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और जिनका PRT है वो भी ध्यान दीजिएगा इसको, कि अस्थाई बंदोबस्त जो स्टार्ट हुआ था ये किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया है। अस्थाई बंदोबस्त को क्या कहा गया है? जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया है। इसके बाद आया था रैयतबारी व्यवस्था। रैयतबारी व्यवस्था जो है इसमें किसान ही इसका क्या होता था? मालिक होता था। यानी रैयतबारी व्यवस्था में मालिक कौन होता था? किसान। और अस्थाई बंदोबस्त जो है ये जमींदारी व्यवस्था था, और इसको लाने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। और उसके बाद आया था
ये इसको अस्थाई बंदोबस्त को कौन लाए थे? सॉरी, रैयतवारी व्यवस्था कौन लाए थे? थॉमस मुनरो। ये आपको मद्रास और मद्रास के लिए, हाँ ये मद्रास के लिए कौन लाए थे? थॉमस मुनरो। विभिन्न बाबू कहाँ ध्यान है आपका? ये अस्थाई बंदोबस्त कौन लाए थे? तो अस्थाई बंदोबस्त कौन लाए थे? ये कॉर्नवालिस लाए थे। और रैयतवारी बंदोबस्त जो थे ये कौन लाए थे? मुनरो लाए थे। और रैयतवारी बंदोबस्त में ही प्रधान कौन होता था? किसान। देखिए आपको एक क्वेश्चन, हाँ ये आपको क्वेश्चन सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसको आप समझ के रखिएगा। इसको आगे बताइएगा। इसके बाद जो हो जाएगा, इसके बाद आया था महलवारी व्यवस्था। और महलवारी व्यवस्था लाने का श्रेय किसे दिया गया है? ये आपको हॉल्ट मैकेंजी को दिया गया है। लेकिन इसको संस्थापक की बात करेगा तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। इसको स्थापना किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे, लेकिन इसका प्रस्ताव जो दिए थे ना वो हॉल्ट मैकेंजी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, और दरोगा के एग्जाम के दीजिएगा, दरोगा के एग्जाम, तो ये आपको अंदर से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावक कौन थे और संस्थापक कौन थे। ये 2024 में जो दरोगा का एग्जाम, 23 में दरोगा एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछे हुए फर्स्ट शिफ्ट में कि महलवारी व्यवस्था का प्रस्तावक कौन बने थे, तो ये हो जाएंगे हॉल्ट मैकेंजी। लेकिन इस स्थापना का किसे दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था। इसके बाद बताइएगा, इसके बाद आता है नील दर्पण, ठीक है ना, ये किताब का नाम है। ये नील दर्पण जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। और ये 1860 में लिखा गया था नील दर्पण। उसके बाद एक पुस्तक थे नाटक का पात्र, इसको लिखने वाले हो जाएंगे गुलुक चौधरी। अब ये नील दर्पण बिहार से संबंधित है, और बिहार में नील की खेती के लिए कौन सा विद्रोह स्टार्ट हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि 3 कठिया जिसको कहा गया है, 3 कठिया प्रणाली। इसमें 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य हो जाएगा। और किसान उसको नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बार नील की खेती हो जाने के बाद जमीन क्या होता था? बंजर, यानी 10 साल 5 साल तक जो है वो जमीन में अधिक से अधिक फसल जो है वो नहीं उपज पाता था, जिससे अंग्रेजों के किसानों को नुकसान होता था। और नील उत्पादन से अंग्रेजों को फायदा होता था, इसलिए वो कहता था अधिक से अधिक नील जो है उत्पादन कीजिए। और इसीलिए जो इसकी खेती के लिए जो है वर्तमान में गया जिला जो है वो अफीम उत्पादन में, तत्कालीन जो बंगाल प्रांत में था, वो आपको गया जो है प्राचीन काल में अफीम उत्पादन का केंद्र बना था। यानी वर्तमान में जो गया है पहले बंगाल में पड़ता था, बंगाल प्रांत था, उसमें जो है अफीम उत्पादन का केंद्र कौन हो जाएगा? तो गया। पहले जो प्राचीन बंगाल में जो कि वर्तमान में गया होता है, इसमें अफीम उत्पादन का केंद्र कौन सा जिला हो जाएगा? गया हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये नील की खेती जो है उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती थी। ये बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि नील की खेती अधिक से अधिक कहाँ की जाती थी? उत्तर बिहार के चंपारण, और थोड़ा सा कम जो है उससे प्रभाव पड़ेगा तो ये मुजफ्फरपुर, क्योंकि आपको चंपारण के बाद क्या आता है? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के बाद आता है समस्तीपुर, ठीक है ना। तो समस्तीपुर में थोड़ा मतलब जितना इधर आइएगा तो प्रभाव थोड़ा थोड़ा कमते जाएगा, लेकिन वो मुख्य केंद्र जो है वो चंपारण बना हुआ था, ठीक है ना। यानी चंपारण, वही पूर्वी चंपारण मोतिहारी हो गया, और पश्चिमी चंपारण हो गया आपको क्या हो गया? बेतिया हो गया, बेतिया हो गया, ठीक है ना। तो वही ना, चंपारण को 2 भाग बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके बाद जो है 3 कठिया प्रणाली इसी के लिए लाया गया। 3 कठिया प्रणाली चलता था, और इसी के खिलाफ जो है रामचंद्र शुक्ल जो है, इसमें रामचंद्र दिए हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल होगा। ये राजकुमार शुक्ल जो है किसको बुलाए थे? महात्मा गांधी को बुलाए थे। और इसमें जो है अपना पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी यहाँ पर बिहार में जो स्टार्ट किए थे, ये पहला सत्याग्रह स्टार्ट कब किए थे? 1917 में किए थे। और इसमें जो है खेती का 3/20 भाग, यानी 20 भाग में 3 कट्ठा वो जो खेती करना अनिवार्य था। उसके खिलाफ जो है गांधी जी प्रथम सत्याग्रह किए थे बिहार में, उसको कहा था चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन। उसके बाद जो है आपको दिया गया था चैप्टर 4, जो कि आज का लास्ट चैप्टर हो जाएगा। ये आपको SCRT का, इसको सुनिएगा, ये जनजाति से संबंधित है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें देख लीजिएगा कि झूम खेती को जो है ना स्थानांतरित कृषि के रूप में ही जाना था। ये सीटेट का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें सीटेट बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये जिनका 6 to 8 में सीटेट है ना, जो सीटेट की तैयारी करते हैं, ये सब पूछता है उसमें। जिनका साइंस SST पोर्शन है उसमें पूछता है ये कि झूम खेती जो है किस कृषि के नाम जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे बताइएगा कि लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती, जिसको क्या कहते थे? स्लीपर। उसको स्लीपर कहते हैं। लकड़ी के तख्ता पर रेल की पटरी पहले बिछाई जाती थी, उसको स्लीपर। अब लकड़ी के तख्ता को हटा दिया गया है, अब सीमेंट का ढाल दिया जाता है, ढाल कर जो पटरी बिछाया जाता है। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है, इसके बाद बताइएगा बिना वेतन और बिना मजदूरी के काम करना क्या कहलाता है? बेगारी। बेगारी वो है ना, बेगारी खट रहे, बैठल से बेगारी वाला वही बात है कि हाँ, जिस प्रकार हम लोग बेगारी खट रहे हैं, बैठे हुए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग को मतलब ये ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, वही बात हो जाएगा
कि बिना वेतन और बिना मजदूरी का जो काम हो जाएगा या फ्री में काम जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बेगारी है काम, ठीक है ना। फ्री में काम जो करना हो गया वो बेगारी हो जाएगा। उसके बाद जो याद रखिएगा, उसके बाद जो है भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति, सबसे भारत में देखिए जनजाति की बात हमने जनजाति आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन जाएगी भारत में, भील, और दूसरे स्थान पे कौन जाएगा, गोंड, और तीसरे स्थान पे संथाल, और उसी में अगर आद्य लग जाएगा, आद्य जनजाति कौन हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उड़ीसा में जो है ना आपको कंध जाति के विद्रोह हुआ था, इस उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह हुआ था, जो कि वहाँ के जमींदारों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। यानी कंध विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा इसमें कि कंध विद्रोह जो कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, और वो वहाँ का जमींदारों और साहूकार जो था वो किसानों पर शोषण करता था, इसलिए वहाँ उड़ीसा में जो है कंध विद्रोह हुआ था। ये हुआ था कंध जाति के लोगों के ऊपर शोषण करता था, इसलिए वहाँ कंध विद्रोह हुआ था। उसके बाद हुआ था संथाल विद्रोह। विद्रोह भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे, सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे। उसके बाद मुंडा विद्रोह आया था। मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे, बिरसा मुंडा हो जाएंगे। देखिए मुंडा विद्रोह को ही जो ना उलगुलान कहा गया है। कहीं कहीं मुंडा विद्रोह न देगा, उसको क्या देगा, उलगुलान दे देगा। उलगुलान देखिए, उलगुलान नहीं जाना है आप लोग को। मुंडा विद्रोह को ही अन्य नाम क्या हो गया है, उलगुलान। जिस प्रकार जो है आपको बताए थे कि जिस पर क्या बताए थे, बाल्कन प्लान ही किसका अन्य नाम हो जाएगा, माउंटबेटन प्लान का, है ना। अब याद आ गया, माउंटबेटन प्लान का ही नाम हो जाएगा, अन्य नाम क्या हो जाएगा, बाल्कन प्लान। इसी प्रकार जो है मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या हो जाएगा, उलगुलान नहीं, उलगुलान उलगुलान जो है मुंडा विद्रोह का ही अन्य नाम हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद जो है ना ये बिरसा मुंडा का जिसमें जीवनी दिए हुए है, अब जो है इसको SCRT जो था आपको 6 to 8 का दिया था, 4 चैप्टर, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आपको फिजिक्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि साइंस स्पेशल हो जाएगा। मतलब हर एक लोगों का कमेंट हर तरह का आ रहा था कि सर स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। कुछ लोगों का कमेंट था कि ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए। कुछ अन्यत्र साथी का ऐसा कमेंट आ रहा था कि फिजिक्स स्टार्ट, साइंस स्टार्ट कीजिए। तो इसमें हर चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया गया है। हर चीज़ को हर समय में हर वक्त जो है मद्देनजर हर विषय को दिया गया है। उसी के साथ जो आज फिजिक्स स्टार्ट करें, जो कि दृष्टि का हो जाएगा, और दृष्टि का आज फिजिक्स का भौतिक राशि और मापन जो कि पहला चैप्टर है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, बताइएगा इसमें कि फिजिक्स शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें हो जाएगा। बताइएगा किसी द्रव्य, बताइएगा कि वैसी राशि, बताइएगा भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, अदिश और सदिश हो जाएंगे, ठीक है ना। बताइएगा कि वह, सुन लीजिए, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, वो अदिश राशि कहलाती है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है फार्मूला नहीं पूछेगा, न इसका परिभाषा पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, उसका संख्या देगा, उसका नाम पूछेगा, ये किस राशि है। तो सुनिएगा, जो चाल कैसी राशि है, अदिश राशि हो जाएगा। और गति कैसी राशि है, गति भी अदिश राशि हो जाएगा। और वेग कैसी राशि है, वेग सदिश। देखिए आप सुन लीजिए, फंसिएगा। चाल भी देखने में वही लगता है, गति भी देखने में वैसा लगता है, और वेग भी सुनने और देखने में एक ही तरह लगता है। लेकिन चाल और गति जो ये अदिश राशि हो जाएगा, जबकि वेग कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ऑप्शन में दे देगा इनमें से अदिश कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देता है। ऐसे नहीं पूछेगा कि सदिश कौन है, इनमें से दे देगा कि इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन में आपको चाल भी दे देगा और वेग भी दे देगा, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। दूरी भी अदिश राशि हो जाएगा, दूरी भी अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए जिसमें जो है ना, जिसमें सिर्फ दिशा और परिमाण, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है वो हो जाएगा अदिश, और इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि में वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सब जो है ना, त्वरण, ये सभी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो विद्युत धारा कैसी राशि है, ये अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, विद्युत धारा अदिश राशि है, तो विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है, ये सदिश। देखिए जैसे ही घनत्व लग जाएगा, या क्षेत्र लग जाएगा, या तीव्रता लग जाएगा, याद रखिएगा, चाहे चुंबकीय हो या विद्युत हो, चुंबकीय हो या विद्युत हो, याद रखिए इसमें जैसे ही धारा में या घनत्व हो या क्षेत्र हो या तीव्रता लग जाए, ये सभी जैसे ही लग जाएगा तो सभी वो हमेशा जो है सदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, सॉरी मीटर होता है, मीटर, वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पूछ रहे हैं, वो मात्रक हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मात्रक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। बताइएगा मूल मात्रक में, बताइएगा कि मूल मात्रक जो है कितने हैं? 7 हो जाएंगे। इसमें सातों का नाम सुन लीजिएगा: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो बताइएगा पदार्थ की मात्रा को किससे सूचित करते हैं? मोल से, स्मॉल MOL से। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला यानी CD से जो है इसको सूचित किया जाता है, स्मॉल C और D। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि व्युत्पन्न मात्रक में बताइएगा कि आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयतन L गुने B गुने H हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो है व्युत्पन्न मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। बताएगा वेग कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। सदिश, वेग सदिश हो जाएगा। और चाल जो है ना ये अदिश हो जाएगा। ये एक सदिश है, चाल अदिश हो जाएगा। यहाँ बोले ना, ये चाल और वेग देखने दोनों में एक ही लगता है, सुनने में, ये फंसना नहीं है। चाल हमेशा अदिश हो जाएगा। और देखिए जिसमें वो लगा हुआ है ना, इसमें मोटा मोटा याद रखिए, जिसमें वो लगा हुआ है वो सदिश हो जाएगा। आगे बताएगा त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और त्वरण वाला फॉर्मूला क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी वेग में समय के, वेग में परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक हो जाएगा। आगे बताएगा संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, यानी M गुने V हो जाएगा। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मास का होता है kg और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइएगा कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। और देखिए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। याद रखिएगा कार्य जो है W बराबर होता है F गुने S। और F यानी बल हो जाएगा सदिश राशि, और विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन दोनों का गुणनफल जो है ये कार्य हो जाएगा, लेकिन कार्य जो है ये अदिश राशि है। ये भी याद रखिएगा कि हाँ सदिश सदिश और सदिश का गुना जो है वो अदिश हो रहा है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। और कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है और बल और विस्थापन ये दोनों जो है सदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये तो आज फेमटो इसमें भी दे रहे हैं फेमटो। बताएगा 1 मिलीमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। इसको बताइएगा 10 की पावर 3 करके बताइएगा। मीटर हो जाएगा ना, किलो से मीटर ना होगा, मिलीमीटर 6 हो जाएगा। मिलीमीटर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन बताइएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? किलोग्राम। बताइए 1 नैनोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10 के पावर माइनस 9 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10 के पावर 3 ग्राम। 10 के पावर 3 ग्राम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में सीधा गुना हो जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगा। आगे बताइएगा कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। और 1 फेमटो में कितना मीटर होता है? 15 माइनस 15 हो जाएगा। और 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? माइनस 6 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि लंबाई का मात्रक जो है ये CGS पद्धति में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। और द्रव्यमान का CGS में मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम। द्रव्यमान ग्राम हो जाएगा CGS में। और इसका MKS में यानी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। आगे बताइएगा कि लंबाई का मतलब क्या होगा SI में? मीटर हो जाएगा। और इसको संकेत क्या होगा इसका? M। इसका संकेत जो है वो M हो जाएगा। आगे बताइएगा पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल हो जाएगा। और SI पद्धति के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। कौन कौन होते हैं? ठोस कोण और घन कोण होते हैं। समतल कोण और ठोस कोण होते हैं। तो समतल कोण का क्या होता है मात्रक? समतल का रेडियन हो जाएगा। और ठोस कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन एंगस्ट्रम जो होता है, एंगस्ट्रम इसको कैसे सूचित करते हैं? ये हाँ कैपिटल A की पावर 0। और ये किसका मात्रक? इसको संकेत किसका है? ये तरंगदैर्घ्य का जो है मात्रक हो जाएगा। आगे बताइएगा 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 के पावर माइनस 10 जो है वो मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए खगोलीय इकाई जो है यह किसके और किसके बीच की दूरी निकालती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है वो खगोलीय इकाई से उसको जो है मात्रा दूरी निकाली जाती है। आगे बताइएगा 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है? 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा प्रकाश वर्ष होगा 3.262 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और आपको मीटर में बात करेगा तो 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि 1 बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। बहुत अच्छा जवाब। देखा 6.022 या 23 गुने 10 के पावर माइनस 23 जो है किसका मान हो जाएगा? एवोगाड्रो संख्या का मान हो जाएगा। इसको 1 मोल कहा गया है। आगे बताइएगा
कि क्यूसेक जो है किसकी प्रवाह मापती है, धारा की प्रवाह या जल की प्रवाह को जो है वो क्यूसेक में मापा जाता है। आगे बताइएगा, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तर में किसी गैसों की मात्रा को मापने क्या क्या कहलाती है, ये आपको डॉब्सन कहलाती है, डॉब्सन यूनिट हो जाएगा उसी में। बताइएगा 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है, 10 के पावर 5 यानी 1 लाख पास्कल होता है, वही ना हो गया, 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा। आगे बताइएगा जूल जो है, जूल ये किसका किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि उष्मा का मात्रक जो होता है थर्म, इसको किससे सूचित करते हैं, THM से सूचित करते हैं, थर्म को जो है THM से सूचित किया जाता है। देखिए इतना अंदर से क्वेश्चन आपको अन्यत्र कहीं और देखने को मिलने वाला नहीं है, यानी थर्म जो होता है उष्मा का यूनिट होता है, उसको THM से सूचित किया जाता है। आगे बताया कूलाम जो है किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा, और वोल्ट का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये विभवांतर का ऐसा मात्रक जो है वो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा ओम जो है किसका मात्रक हो जाएगा, ये प्रतिरोध का, और ओम मीटर हो जाएगा तो प्रतिरोधकता का, और ओम को जो नियम था वो क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा, उसमें R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, और V बराबर क्या होगा, वोल्ट, V बराबर वोल्ट होगा, वोल्ट बराबर धारा गुने प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा, वाट, शक्ति का सही मात्रक वाट हो जाएगा। और विद्युत केंद्रों में जो शक्ति होती है उसको किससे सूचित करते हैं, मेगावाट से, उसको मेगावाट से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, 10 के पावर 6 यानी 10 लाख जो मेगावाट होता है, ठीक ना, 1 मेगावाट में 10 लाख मेगावाट, 10 लाख वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि 1 किलो घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितना मेगा जूल होता है, 3.6 मेगा जूल हो जाएगा। आगे बताइएगा कि अति तीव्र चाल जो है उसको किस में मापते हैं, उसको मैक में मापते हैं, मैक में। आगे बताइएगा अगर चाल जो है 5 मैक से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक सुनिए क्वेश्चन, 1 मैक से अधिक चाल हो जाएगा तो वो कौन सा चाल ध्वनि होगा, वो सुपरसोनिक हो जाएगा, और 5 मैक से अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा आपको हाइपरसोनिक, जिसको आपको कहा जाता है हाइपरसोनिक को कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र में किसी डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है। बताइएगा समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या कहलाती है, नॉट, नॉटिकल मील हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम हो जाएगा। और बताइएगा 1 कुंटल में कितना किलो होता है, 100 किलो हो जाएगा, 10,000, 1 किलो हो जाएगा, 100 किलो हो जाएगा। और 1 मीट्रिक टन में कितना किलो होता है, 1000 किलो होता है। आगे बताइएगा कि 1 चंद्रमास जो समय का मात्रक है, चंद्रमास, इसमें कितना सप्ताह होता है, 4 सप्ताह, यानी कि क्या दिन होगा, 28 दिन हो जाएगा। 1 सौर मास में कितना दिन होता है, 30 दिन, सौर मास में 30 दिन होता है। और 1 लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है, ठीक है ना। बताइएगा वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, बैरोमीटर किसे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बताइएगा ऑडियोमीटर जो किसे मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, वो ओडोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ओडोमीटर दूरी हो जाएगा, वाहनों की दूरी ओडोमीटर, और ऑडियोमीटर हो जाएगा तो वो ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। आगे बताइएगा ऊंचाई मापने में किसका उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर में, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने में सिस्मोग्राफ, उसको व्यक्त करते हैं रिएक्टर स्केल से, ठीक ना। और यंत्र की बात करेगा तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। आगे बताइएगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, पेसमेकर लगाया जाता है उसमें, और सुनने के लिए जो है ना वो डॉक्टर वाला आला जो होता है स्टेथोस्कोप हो जाएगा। आगे बताइएगा समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर, वो समुद्र की जहाज की गति नापने के लिए नॉटिकल मील हो जाएगा, और समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा झूठ का पता लगाने वाला पॉलीग्राफ हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। और विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा जो है उसमें कितना धारा जा रही है उसको मापेगा तो आमीटर हो जाएगा, और सिर्फ विद्युत धारा जा रही है या नहीं जा रही है इसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको टीआरई फर्स्ट में पूछे हुए हैं, और आंसर इसका 1 से अधिक लिया था, आमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों लिया था, ठीक है, इसलिए बता दिए, समझ जाएगा। तुरंत फिर से बताते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा जा रही है या नहीं जा रही है, इसको जांचने के लिए क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। और कितना मात्रा जा रही है यूनिट में अगर निकालना हो जाएगा
तो हो जाएगा आमीटर। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि विद्युत धारा मापने वाला यूनिट इसमें कौन है। ऑप्शन एक गैल्वेनोमीटर, आमीटर, सब आमीटर मार के आया था, लेकिन ऑप्शन लिया था एक से अधिक, तब जाके लोगों को पता चला गैल्वेनोमीटर में होता है भी, इसको भी गैल्वेनोमीटर से भी मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग ये हो जाएगा कि विद्युत धारा जा रही है या नहीं जा रही है। टेस्टर देखें ना, टेस्टर में लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करने का काम टेस्टर का होता है। उसी प्रकार जो है विद्युत धारा जा रही है नहीं जा रही है वो गैल्वेनोमीटर चेक करता है, और कितनी मात्रा में जा रही है ये चेक करेगा तो आमीटर हो जाएगा। और विद्युत धारा का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जो है ये साइंस खत्म हो गया है। अब जो करंट अफेयर दिया गया था उसको बताइएगा, और क्लास कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेजा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज करंट अफेयर जो कि दिया गया था, कहाँ से दिया गया था ये 20 फरवरी, ये है 15 फरवरी से। ये 15 फरवरी से स्टार्ट किया गया। बताइएगा, जो बिहार से ही पहला क्वेश्चन है कि नंदकिशोर यादव को किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये बिहार का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। तमिलनाडु। देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, ये बताते हैं। तो सुनिएगा कि मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के थे वो एक राष्ट्र और एक चुनाव के खिलाफ जो अपना प्रस्ताव पास किए थे, प्रस्ताव रखे थे, और ये इसका विरोध किए थे। यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव का विरोध करने वाले कौन मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तमिलनाडु के। और तमिलनाडु में जो है भारतीय जनता पार्टी क्या सीट जीती है, को सीट नहीं जीती है, ठीक है ना। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीती है, क्योंकि वहाँ इनका जो है सीधा विरोध किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना स्टार्ट किया गया है। ये आपको हो जाएगा राजस्थान। अगर राज्य की बात करेगा तो राजस्थान, और अगर आपको बोलेगा यूटी की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर। समझ रहे हैं ना, आपको ये बताए थे कि विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला प्रथम यूटी कौन बन गया है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और राज्य की बात करेगा तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, क्या हुआ क्वेश्चन है ठीक, क्वेश्चन अरे सर हमारे तरह लगेगा, सारा क्वेश्चन आपको ठीक ही लगेगा जम्मू कश्मीर राजस्थान जी, ऑप्शन में दोनों देगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है किसको दिया गया है। ये दो आदमी को दिया गया है, रामभद्राचार्य और जगत गुरु रामभद्राचार्य जाएंगे, और गीतकार गुलजार। और इसमें भाषा की चर्चा करेगा तो भाषा सुन लीजिए। ये गीतकार गुलजार को दिया गया उर्दू भाषा के लिए, और रामभद्राचार्य को दिया गया है संस्कृत के लिए, संगीत नहीं संस्कृत के लिए दिया गया है। कोई दिक्कत, एकदम पतले पतले से लग रहा है, खाया हुआ खाइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। फ्रांस, ग्रीस हो जाएगा। ये समलैंगिक विवाह को क्या बनाया है, वैध बना दिया है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लकड़ी का पहला उपकरण लॉन्च करने वाला देश कौन बन गया है, जापान। और जापान की एजेंसी का नाम क्या हो जाएगा, जाक्सा। देखिए जौ से जापान, जौ से जाक्सा। और वो उपग्रह जो भेजने वाला किसका उपग्रह भेजेगा, लकड़ी का। जितना उपग्रह जाता था लोहा हुआ गया था, अब जो भेजेगा वो लकड़ी का उपग्रह भेजेगा अंतरिक्ष में, ठीक है ना। नहीं, वो उसका उद्देश्य वहाँ की मलबा जो है ना वो वहाँ से बचना नहीं चाहिए, वो वही रास्ते में गल पचे उड़ जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कचरा नहीं फैलाना है उसको। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी, ये क्वेश्चन ही याद रखिएगा, हमेशा पूछने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर के आधारशिला रखे हैं। ये उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में। और किसका आधार रखे हैं, कल्की धाम मंदिर का। एगो तो अयोध्या राम मंदिर हो गया, और दूसरा हो जाएगा कल्की धाम मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, और एगो था उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला, और एगो हो जाएगा संभल जिला। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 20 फरवरी को स्थापना दिवस मिजोरम बनाया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है। नहीं, स्टेला सुरंग होगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिर्फ सुरंग की बात करते हुए जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन बना है, माल्टा। कैवा देश बना है ये आपको 119वां देश बना है, माल्टा बना है। सुनिए ना, हम आपकी बात में सहमत है। वो जो है ना, ये स्पेन शामिल हुआ था, 199 क्रम का देश जो है वो स्पेन शामिल हुआ था, लेकिन वो आधिकारिक रूप से शामिल आधिकारिक रूप से हुआ है, और प्रस्तावित जो है वो 119 देश हो चुका है, उसका नाम है माल्टा। हमने माल्टा की बात की है तो इसका नंबर हो जाएगा 119 क्रम का, ठीक है जी। 2015 में स्थापना हुआ था, गुरुग्राम मुख्यालय इसका हो जाएगा, हरियाणा में। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ किया गया है, श्रीलंका में। देखिए दो को फंसिएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय लग जाएगा देश से बाहर हो जाएगा तो श्रीलंका। जो गीता महोत्सव यहाँ स्टार्ट किया गया है। उसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जब कौन बन गया है, भारत। जब आपको परिवहन पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा कौन बन गया है, भारत। और पहले स्थान पे कौन है, चाइना है, चाइना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
और बताइए, एक और चीज़ बताए थे, BRO के बारे में चर्चा की, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, सीमा सड़क संगठन, जो कि बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है। और इस बार जो है BRO सबसे अधिक सीमा बनाएगा, वो आपको किस देश के साथ सीमा बनाएगा? ये चीन के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि BRO जो है सबसे अधिक सीमा जो है इस बार बनाने वाला 2024 में, या किस देश के साथ सीमा बनाएगा? चीन के साथ समझौता किया है सीमा बनाने का। जी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? ये आपको हो जाएगा, बैगलेस जो ये मध्य प्रदेश शुरू किया है, यानी बैगलेस स्कूल का स्टार्टिंग जो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय गेंदबाज के द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ जो है टेस्ट विकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? ये हो जाएंगे R अश्विन। इंग्लैंड के खिलाफ SP ने जो है आपको टेस्ट हुआ था, इसमें गेंद 100 विकेट लेने वाले कौन हो जाएंगे? R अश्विन हो जाएंगे। इनका पूरा नाम क्या है? रविंद्र चंद्र अश्विन। एक बार रिवीजन करा के उसके बाद क्लास को स्टॉप करने की प्रयास करते हैं। बताइएगा, जो एक राष्ट्र और एक चुनाव जो है, ये इसके खिलाफ प्रस्ताव कौन पेश किए थे? तमिलनाडु किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नंद किशोर यादव जो है कि विधानसभा जो बने हैं, ये किस राज्य के बने हैं? बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना जो स्टार्ट किया है, किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? राजस्थान में। और UT की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये भी अश्विन बन गए हैं। और 100 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ लेने वाले भी अश्विन भी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो गीतकार गुलजार और राम भद्राचार्य को ये आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये कैमे क्रम का दिया गया है? 58वें क्रम का दिया गया। और गुलजार को कौन से भाषा में दिया गया है? गुलजार है तो उर्दू हो जाएंगे, और राम भद्राचार्य है तो ये संस्कृत के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, कल्की धाम मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिला में इसका शुभारंभ रखा गया है? संभल जिला में रखा गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग की स्थापना का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 116वां देश कौन बन गया है? माल्टा बन गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क कौन बन गया है सड़क मामले में? ये आपको भारत बन गया है। और आपको एक और क्वेश्चन पूछे थे कि बैगलेस स्कूल पहल जो ये कौन सा सरकार स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश किया गया। और सर्वाधिक SC वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। SC में ST वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। और SC में परसेंटेज की बात हो जाएगा तो मिजोरम। SC में परसेंटेज की बात हो जाएगा तो मिजोरम। और सिर्फ SC की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि किस देश ने लकड़ी का जो उपकरण भेजा है? जापान। तो जो कि होमवर्क दिया गया था, सारा इसको होमवर्क के माध्यम से करा दिया गया है, जो कि SCRT बेस्ट आपने देखा होगा। इससे पहले SCRT को पूरा खत्म करा दिया गया, जो कि क्लास 8 का जो है ये इतिहास आज SCRT का 4 चैप्टर जो कराया गया है। उसके बाद दृष्टि के बुक से जो है, जिनका साइंस स्पेशल है, उसके लिए पहला चैप्टर जो था भौतिक राशि और मापन, उसको ख़त्म किया गया है। और उसके बाद जो करंट अफेयर था उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, जो कि 1 महीने का सीरीज में 15 से 30 दिया गया था, फरवरी को उसको ख़त्म किया गया है। बाकी इसी तरीक़े से अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है और हम लोग से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और क्लास सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है। इससे जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल जो है और ऐसा चैनल के साथ साथ जो है ऐसा डिस्कशन टीम आपको भारत ही नहीं विश्व में जो है आपको ऐसा कहीं देखने को मिलने वाला नहीं है। अगर आपको विश्वास न हो तो अभी आप जाइए और उसमें लिखिए यूट्यूब का जो है आपको सर्च बॉक्स है, उसमें लिख के देखिए बेस्ट ग्रुप डिस्कशन, और उसके सामने FMSC लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग का वीडियो देखने को मिलेगा। और ऐसा डिस्कशन टीम जो है आपको कहीं और अन्यत्र देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ जो है आपको सबसे पहले होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाता है। जब तक आप होमवर्क पढ़िएगा नहीं, आपको याद होने वाला नहीं है। आप उसे किसी भी क्यूज को सुनिएगा तो कुछ देर में भूल जाइएगा, लेकिन आप पढ़ के सुनिएगा तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहने की संभावना है। तो ये क्लास आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर एजुकेशन ग्रुप है या फिर टेलीग्राम का जितना ग्रुप है, उसमें इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो धन्यवाद, नहीं किए तो अब तक कर दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।